स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th है और सब्जेक्ट है आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। तो आपका जो एनुअल यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम हो चुका है उसी का मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गाइस कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाए थे, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे, उसको पढ़ने के बाद आपको कितनी इसमें हेल्प मिली और साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स इस एग्जाम में आ सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप जो है आंसर जो मैं आपको बताऊंगा उसके अनुसार आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राजन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़ों को ऑनलाइन बेचना चाहता है। ठीक है, इन बच्चों के लिए परिधान बनाते समय यानी कि कपड़े बनाते समय उसे किन किन चार बातों को ध्यान में रखना होगा। तो कौन सी वो चार बातें हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो देखो, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन लिया था जो कि आपका 2 मार्क्स में पूछे गए। अब जिन बच्चों ने इसमें से आपसे कितने पॉइंट पूछे गए हैं? 4। अब इसमें से देखो यहाँ पे बेसिकली ये हैं आपके 4 पॉइंट। इसमें से आप कोई से भी 4 लिख दो। जैसे कि सबसे पहला प्रारंभिक मापदंड क्या होना चाहिए कि आरामदायक हो। साथ ही साथ कैपिलर्स, ब्राजेस, इनमें परिधान में विशिष्ट क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे दोहरी सिलाई होनी चाहिए ताकि कपड़े जो जल्दी से फटे नहीं। कमर में बेल्ट और बेल्ट की जगह इलास्टिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देंगे। चौथा ये कि वस्त्रों को खोलने के लिए, उसमें बांधने के लिए वेलक्रोस और जो चेन होती है, इसका चेन या फिर जो जिपर है इसका उपयोग होना चाहिए। बस ये आप 4 पॉइंट लिख देंगे, आपको मिल गए 2 मार्क्स, सिंपल सा। ठीक है, चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड है, नैना 1 वर्ष की लड़की है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? उसकी आयु की कोई एक विशेषता उदाहरण देकर समझाइए। तो जीन पियाजे के अनुसार जो नैना है वो अभी वर्तमान में संवेदी क्रियात्मक, इसमें है संवेदी क्रियात्मक, इस अवस्था में है। ठीक है, अब एक उदाहरण देके समझाना है। तो बच्ची जो होती है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसे समझने की कोशिश करने लगती है। कुछ क्रियात्मक क्षमता को विकसित कर लेती है, जैसे कि वो स्पर्श के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, संकेत के माध्यम से समझने लगती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जब बच्ची जो है वो 2 माह की होती है तो बच्चा अपने आसपास की रुचियों के बारे में जानने लगता है, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानना शुरू कर देता है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। बस 1 मार्क्स का है और 1 मार्क्स किसी भी एक विशेषता को लिख दीजिए, 1 मार्क्स मिल गया आपको, सिंपल सा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हटा देते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि गीता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बिल्कुल, 4 कारण बताइए जो उसे शिक्षित कीजिए कि उसे शिशु को स्तनपान क्यों कराना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको अच्छे से समझाया हुआ भी था मैंने। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 था, कल ही जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था कि माँ का दूध एक शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो कैसे लिखेंगे। शिशु को सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उसे प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये शिशुओं के लिए सबसे तरल और सुविधाजनक आहार होता है। अथवा माँ का दूध जो है उसमें प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं जो शिशुओं को प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये बच्चे को जो अन्य प्रकार की एलर्जी होती है, संक्रमण होते हैं, उससे बचाते हैं। माँ को कैंसर से बचाते हैं। माँ की जो हड्डियां होती हैं उनको कमजोर होने से बचाते हैं। ये माँ के और शिशु के बीच में एक भावनात्मक जो संबंध है उसे मजबूत करता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, थर्ड आपको समझ में आ गया। उसके बाद है, विद्यालय पूर्व जो बच्चे हैं उनके आहार में अल्प आहार यानी कि जो स्नैक्स है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ, होती है। इस कथन की पुष्टि 2 कारण देकर कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाता हूँ। विद्यालय पूर्व जो बच्चे होते हैं उनको 3 आहारों की पर्याप्त मात्रा में पाना मुश्किल है। यानी कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यालय पूर्व बच्चे होते हैं उनमें आहार जो है वो आप मतलब पाना उनके अंदर बहुत मुश्किल होता है। जैसे आहार जो होते हैं उनमें मध्य पौष्टिक आहार बच्चों को आवश्यक कैलोरी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नए-नए जो खाद्य जब खाना शुरुआत करते हैं बच्चे, तो वो अल्पाहार के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अल्पाहार जो है वो स्कूल वाले टिफ़िन में भी भेजे जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके लिए अल्पाहार किस-किस तरीके से आप दे सकते हैं, क्या यहाँ पे प्रकार है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी थी। ठीक है? तो थर्ड आपको ये समझ में आ गया। तो थर्ड का पहला और दूसरा दोनों आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में है कि हमें नियमित व्यायाम जैसे तेजी से टहलना, साइकिल चलाना, तैराकी आदि क्यों करना चाहिए? तो देखते हैं भाई क्यों करना चाहिए। तो इसको मैंने आपको समझाया था फोर्थ का, इसमें हमें मिलेगा अ, इसी वाले सैंपल पेपर में आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक सेकंड नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे नहीं है, नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट लिखने हैं।
तो व्यायाम क्या करता है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, हृदय फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, नियमित अभ्यास से रोग मुक्त बन जाता है, शरीर की शक्ति बढ़ती है, थकान दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और शारीरिक ढांचे में सुधार आता है। तो ये सारे पॉइंट आप किस वाले में लिखेंगे, पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को दबाव से क्यों जूझना चाहिए। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति को दबाव से इसलिए जूझना चाहिए ताकि भविष्य में यदि उसके ऊपर कोई और दबाव बनता है तो उसे झेल सके, यानी कि उसे उसके लायक वो बन सके। और यदि वो इस स्ट्रेस को, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, अगर वो स्ट्रेस को नहीं झेलेगा, स्ट्रेस को वो अपने ऊपर नहीं लेगा, तो आने वाले भविष्य में वो किसी भी प्रकार की नीति जो वो नहीं बना पाएगा। अतः उसका दिमाग एक बच्चे के जैसा ही बना रहेगा। और भी चाहे तो आप इसमें 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला है शरद कुमार कभी अपने परिवार के लिए बजट नहीं बनाता। बजट बनाने के 4 लाभों की सूची बनाकर उसे समझाइए कि अपने परिवार के लिए बजट उसे क्यों बनाना चाहिए। तो देखो भाई, क्यों बनाना चाहिए, इसमें हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा। देखो, पारिवारिक बजट बनाने की योजना जो है, इसके कोई हमने 3 लाभ लिखने हैं, लेकिन मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 4 लाभ आपको समझाने हैं। तो देखते हैं भाई 4 लाभ कौन-कौन से समझाएंगे। ये रहे, सबसे पहला है नियोजन यानी कि बजट। इससे क्या होता है कि परिवार जो है वो अपनी आय के इस्तेमाल की समीक्षा कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवंटित राशि का कुल आय के संदर्भ में ये ध्यान किया जाता है, यानी कि हम कहाँ-कहाँ पे पैसा जो है वो खर्च करेंगे, वो पैसा कितना बटा हुआ है, इसको कुल आय के संदर्भ में देख सकते हैं। बजट से परिवार उन लक्ष्यों को पहले प्राप्त करता है जो उनकी आय के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। बार-बार योजना के खर्च, मतलब बार-बार जब ये बिना योजना के पैसा खर्च करते हैं, तो ये धन की बर्बादी है। तो इन सभी उपरोक्त कारणों की वजह से जो पारिवारिक बजट योजना है वो हमें बनानी चाहिए, और ये शरद को भी अपने पिता के लिए, मतलब अपने घरवालों के लिए बनानी चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद है, परिवार अपनी आवश्यकताओं अथवा दायित्वों के निर्वहन के लिए क्रेडिट शाखा यानी साख का उपयोग करते हैं। इस कथन के 2 कारण देकर विस्तार से समझाइए कि एक परिवार क्रेडिट शाखा का उपयोग क्यों करता है। तो क्यों करता है भाई, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले क्रेडिट है क्या? तो क्रेडिट 2 शब्द क्रेडिट से बना है, अर्थात मैं विश्वास करता हूँ, इसका अर्थ है वर्तमान में धन तथा माल सेवाएं प्राप्त करना और भविष्य में उसका भुगतान करना। स्रोत क्या होते हैं? सहकारी बैंक है, क्रेडिट संघ है, बैंक क्रेडिट है, ये सभी है। इसका जो पर्टिकुलर आंसर वो सिर्फ ये 2 पॉइंट है, ठीक है? पर्टिकुलर आंसर ये 2 पॉइंट है कि अपने व्यवसाय को, अपने जो व्यवसाय होता है उसे शुरू करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार होते हैं वो साख की मुख्य मांग किस लिए होती है? फसल को उगाने के लिए। और फसल में किस चीज के लिए? बीज हो गए, खाद हो गए, कीटनाशक दवाई होंगी, पानी, बिजली, उपकरण, इन सभी की मरम्मत करने के लिए काफ़ी खर्च होता है, तो वो क्या करते हैं, साख यानी कि क्रेडिट जो है वो लेते हैं। अब इसके स्रोत भी आप लिख देंगे, क्रेडिट होता है क्या ये भी लिख दें, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th है कि नीता अपनी भांजी को एक ड्रेस उपहार में देना चाहती है। इस ड्रेस के चयन में कौन-कौन से 4 कारक उसे प्रभावित करते हैं? यानी कि एक बच्ची जो है, छोटी-सी बच्ची, उसके लिए जब आप वस्त्र खरीदते हैं, तो कौन-कौन से 4 कारक जो है वो आपको प्रभावित करेंगे? तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है, एंड में मिलेगा हमें, ये रहा। बच्चों के परिधान की 4 आवश्यकताएँ। यही आवश्यकता आपको सेम टू सेम लिखनी थी। कौन-कौन सी? आराम और सुविधा, यानी कि एक्रेलिक, सूती, नायलॉन, ऐसे मिश्रित जो वस्त्र हैं वो हमें खरीदने चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा, बहुत ढीले या फिर लटके हुए कपड़े ना खरीदें जिससे बच्चे उलझ कर गिर जाएं, अतः भली प्रकार से जो फिट होते हैं उनको खरीदना चाहिए। स्व सहायता यानी कि वस्त्र जो है बच्चों के लिए ऐसे हों जो वो स्वयं से उतार भी सके और स्वयं से आसानी से पहन भी सकें। वृद्धि के लिए गुंजाइश, हमें पता है कि बच्चे जो है वो इस एज में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, तो उनमें कुछ वृद्धि के लायक जो है गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कि फ्रॉक जो है उसके निचले हिस्से पर अतिरिक्त सिलाई जो है मुड़ी हुई होनी चाहिए, कपड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए, जब बड़ी हो तो उसे हम जो खोल के और उसे बड़ा कर सकें, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 7 क्या है। तनु जो है वो अपने नवजात जुड़वा बच्चों की चादरों के लिए एक कपड़ा खरीदना चाहती है। उसे कौन सा कपड़ा चुनना चाहिए? इस चुनाव के 3 कारण बताइए। तो देखते हैं भाई, नवजात शिशु जो होते हैं उसके लिए अगर इसको कपड़ा चुनना है तो वो कौन सा कपड़ा होगा। तो देखो, सबसे पहले तो प्रत्येक बच्चे और व्यक्ति के लिए कपड़ों के द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो जुड़वा हो या ना हो। एक समान दिखने वाले जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको एक जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मतलब नहीं उन्हें पहनाया, माता पिता जो है वो अपने जुड़वा बच्चे को एक जैसे कपड़े ना पहनाएं। क्यों? क्योंकि जो है उनकी जब तक इच्छा ना हो तब तक। और ये महत्वपूर्ण है कि जब आप देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, चादर के लिए। तो जब आप चादर खरीदने के लिए जाएं या फिर किसी भी प्रकार का कपड़ा खरीदने जाएं, तो हमेशा उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, हम इस तरीके का लेंगे।
और जुड़वा बच्चों के लिए कपड़े हमेशा जो है ऐसे सिलाने चाहिए आपको, जो कि आसानी से वो पहन सके, उतार भी सके और दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसे खरीदनी चाहिए। उनके लिए चादर की बात करें तो चादर जो है उनके लिए ओढ़ने लायक अच्छी होनी चाहिए, सूती होनी चाहिए और इस तरीके की जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है? ये वो पॉइंट है जो मैंने बताया और इसमें आप चाहें तो और भी पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेसिकली। ठीक है? अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं भाई साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो आते हैं यहाँ पे नीचे की साइड, क्वेश्चन नंबर 8। देखो साबुन और डिटर्जेंट इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं, क्या क्या, ये रहे सारे के सारे अंतर। साबुन में अनेक गुण होते हैं जिनके कारण डिटर्जेंट की अपेक्षा अधिक ये पसंद किए जाते हैं। ये प्राकृतिक उत्पाद हैं, त्वचा एवं पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, साबुन जैसे अपघटकीय होते हैं और हमारी नदियों तथा झरनों को प्रदूषित नहीं करते हैं। दूसरी ओर साबुन कठोर जल से प्रभावित नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपव्यय होता है। साबुन की एक कमी है, क्या कमी है कि यह संश्लिष्ट डिटर्जेंट की तुलना में कम सक्षम होता है, यानी कि यहाँ पे डिटर्जेंट की बात आ गई। ठीक है, और कुछ समय के बाद इसकी सफाई करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। डिटर्जेंट का जो एक अतिरिक्त लाभ है वो ये है कि इसे सफाई करने के लिए हम प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी चाहे तो एक दो पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो साबुन और डिटर्जेंट में ये अंतर होते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि आपकी सहेली को दाग धब्बे हटाने के विभिन्न जो तरीके होते हैं उनकी जानकारी दो और किसी एक तकनीक को संक्षेप में समझाइए। तो देखो विभिन्न तरीके भी समझाऊंगा और जो तकनीक है उसको भी। तो देखो ये है 4 तकनीकें। एक है खुरचना, डुबोना, स्पंज को साफ करना, ड्रॉपर विधि। आपको क्या करना है, ये नाम लिख देने और किसी इन चारों में से एक को आपको एक्सप्लेन करना। तो खुरचना, जमे हुए जो सतही दाग धब्बे होते हैं उनको मोथरे चाकू का प्रयोग करके खुरचना, यानी कि देखो मोथरा यानी कि जिसमें धार ना हो, तो ऐसे चाकू का उपयोग करके क्या करना चाहिए, उसके जो दाग धब्बे उन्हें हटाना चाहिए। दाग धब्बों, फिर आता है दूसरा डुबोना। जो दाग धब्बे वाले कपड़े होते हैं उनको अभिकर्मक चाहे डिटर्जेंट हो या साबुन हो, उसमें क्या करना चाहिए, आपको उसको डुबो के रख देना चाहिए, फिर बाद में उसको निकाल के उसे रगड़ना चाहिए। स्पंज से साफ करना, यानी कि कपड़े के दाग धब्बे वाले जो भाग होते हैं उन्हें समतल सतह पर रखा जाता है तथा दाग धब्बों वाले भाग पर स्पंज से अभिकर्मक लगाया जाता है और उसके बाद ब्लटिंग पेपर के द्वारा उसे सोख लिया जाता है और इससे कपड़े का दाग हट जाता है। ड्रैपर विधि क्या होती है, तो दाग धब्बे लगे कपड़े को एक कटोरे पर फैला दिया जाता है, उस पर ड्रैपर से अभिकर्मक डाला जाता है और इस प्रकार से जो दाग होता है वो हट जाता है। तो इनमें से आपको किसी एक को जो है यहाँ पे बताना था और इन चारों के नाम लिखने थे, सिंपल सा। ठीक है, 8 के दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रमा देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। वह अपने इलाके में माताओं को उनकी 15 माह से 16 माह वर्ष तक की बच्चों की टीकाकरण के लिए शिक्षित करना चाहती है। किन्हीं 3 महत्वपूर्ण टीकों के नाम बताएं और ये बच्चे को किस आयु में लगाए जाते हैं उनकी सूची बनाएं। देखो आपको क्या करना है कि किसी भी 3 टीकों के नाम बता देने, कोई भी 3 टीके, और ये कब लगाए जाते हैं ये भी बताना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से टीके हैं। आते हैं नीचे की तरफ, एक देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले बच्चे की उम्र है यहाँ पे। अब बच्चे की क्या उम्र है, 15 से 18 माह, तो कौन सा टीका लगाया जाता है, MR यानी कि खसरा, कनपेट एवं रूबेला। 6 माह से 2 वर्ष के बीच में क्या लगाया जाता है, DPT, OPV और बूस्टर खुराक। 2 वर्ष में क्या लगाया जाता है, टाइफाइड टीका। 5 वर्ष में क्या लगाया जाता है, DPT, OPV, फिर से एक बूस्टर खुराक। और 10 से 16 वर्ष में टिटनेस टॉक्साइड TT। 18, 24, 23, 36 माह, ये जब माह के होते हैं तब क्या लगता है, विटामिन ए यानी कि ड्रॉप्स। इस तरीके से ये आपके बच्चे की उम्र और कौन कौन सा टीका लगाया जाता है ये समझ में आ गया। आपको कोई 3 बताने थे, मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए, यानी कि 6 बता दिए, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है। 10 ये है कि स्वास्थ्य जीवन शैली अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और परिवार के साथ अच्छे संबंधों से जुड़ी होती है। स्वास्थ्य कल्याण के किन्हीं 3 आयामों पर चर्चा की, यानी कि इस संबंध में आपको क्या करना है, स्वास्थ्य कल्याण के कोई 3 आयाम समझाने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं स्वास्थ्य कल्याण के 3 आयाम, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखो ये रहा, ये वाला स्वास्थ्य कल्याण के 4 आयाम, सेम क्वेश्चन है, इसी को हमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहला है क्या है, शारीरिक पहलू। दूसरा है सामाजिक पहलू, इसे लिख देंगे आप। उसके बाद देखो और भी हैं, एक है बौद्धिक पहलू, फिर है वित्तीय पहलू, फिर है व्यावसायिक पहलू और इसके बाद है पर्यावरणीय पहलू। तो इन सभी को आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, आगे आ जाएंगे सेक्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर सी में है
कि रोहन जो है वो 6 माह का शिशु है, 2 वर्ष का होने तक उसमें कौन-कौन सी क्रियात्मक विकास होते हैं, उसकी 8 सूची आपको बतानी है। तो देखते हैं भाई 8 सूची हम किस तरीके से बताएँगे। तो चैप्टर नंबर 14 में हमारा एक क्वेश्चन है, एक है 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बारे में और एक है 1 से 2 वर्ष की आयु के बारे में। तो देखो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 8 पॉइंट लिखने हैं। तो 4 पॉइंट आप ये जो एरिया है, ठीक है? 1 मिनट इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको। इसको हाँ, देखो ये जो है जहाँ पे ये पीला-पीला मेरा पीला येलो कलर जो जा रहा है, इस येलो कलर से जितने पॉइंट मैंने हाइलाइट किए हैं, ये जितने भी, इसमें से आपको मात्र 4 पॉइंट यहाँ से उठाने हैं, ठीक है? और अब 2 पॉइंट आपको यहाँ से उठाने हैं और 2 पॉइंट आपको यहाँ से उठाने हैं, बस। ये यानी कि टोटल 8 पॉइंट हो गए। अब इन 8 पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कि इन्हीं में से उठा के वहाँ पे लिख देंगे, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से मिल जाएँगे, ठीक है? समझ में आ गया आप सभी को? आपको क्या करना है, 4 पॉइंट यहाँ से लिख देंगे 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बीच में और 4 पॉइंट 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच में यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ठीक? समझ में आ गया आप सभी को? अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे अब हम हटा देते हैं। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि आपके पिताजी धन का निवेश करना चाहते हैं। विवेकपूर्ण निवेश के लिए उन्हें किन 4 सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए? तो अब विवेकपूर्ण व्यय के कौन से 4 सिद्धांत होते हैं, ये आपको समझाना है। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, जो सैंपल पेपर नंबर हमारा 3rd है उसमें, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर है, ये रहा देखो, ये वाला है। विवेकपूर्ण व्यय के 4 सिद्धांत। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकंड, ये लाइन तो गलत होगी भाई। हाँ, देखो, एक है मूलधन की सुरक्षा, एक है सुलभ पहुंच तथा सुविधा, प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर और उसके बाद है तरलता। तो इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये भी आपको समझ में आ गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड है कि दो उदाहरण की सहायता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयों की व्याख्या कीजिए। तो प्रत्यक्ष आय क्या होती है, अप्रत्यक्ष आय क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया हुआ है इसी क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आयाम दिए हुए थे, ठीक है? इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 4 है 5 है, देख लेते हैं एक बार 4 या 5। तो कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 5 है। प्रत्यक्ष आय क्या होती है और अप्रत्यक्ष, देखो मैंने 2 मार्क्स में आपको बताया और वही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया। प्रत्यक्ष आय सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है कि धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्य को जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष आय। अब उदाहरण में लिख देंगे दूसरा पार्ट, घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाएं जैसे कि उद्यान, सड़क, ये सभी। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष आय क्या होती है, तो ये वो आय होती है जो वस्तुओं और सेवाएं, जो विनिमय आप जो है वो धन के साधनों से प्राप्त होते हैं, यानी कि वो विनिमय जो आपको अपने द्वारा जो धन खर्च करते हैं तब आपको प्राप्त होता है। उदाहरण, अच्छी किस्म की सब्जी खरीदना, धन एवं योग्यता का कौशल, इस तरीके से, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। अब देखो सबसे आखिरी क्वेश्चन बचता है हमारा, लता जो है, ठीक है, ये लता है और ये अपना रेशमी दुपट्टा धोना और संग्रहण करना चाहती है। तो सबसे पहले रेशमी दुपट्टा धोते समय उसे किन किन 4 सावधानियों को बरतना चाहिए? तो देखते हैं भाई कौन कौन सी 4 सावधानियां जो हैं वो इसे बरतनी चाहिए। तो आ जाते नीचे 13 का पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे है कि ये जो रेशम होता है ये एक मजबूत रेशा होता है, किंतु गीले होने के बाद ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। उसके बाद प्रबल क्षारों से, मतलब अधिक, अगर आप इसमें अधिक क्षारों का उपयोग करते हैं, अधिक अम्लों का उपयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, इसे नुकसान पहुंचाते हैं। धुलाई के समय केवल हल्की रगड़ का ही आपको उपयोग करना चाहिए। अधिक समय तक आपको इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, इससे रेशम कमजोर हो जाता है। ड्राई क्लीनिंग विलायक तथा जो तक्षण धब्बा होता है उसे हटाने के लिए अविकर्मक रेशम इसको क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अगर कोई धब्बा है तो उसे आप ड्राई क्लीन के द्वारा हटा सकते हैं। धोने पर ये फैलता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, यानी कि इसमें सिकुड़न नहीं होती है। ये समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दुपट्टे को संग्रहित करते समय उसे किन 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखो कौन सी 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये दुपट्टा जो है, यानी कि जो रेशम के कपड़े होते हैं, ये पूर्णतः नम होने चाहिए, यानी कि ये निम्न तापमान पर इस पे इस्त्री की जानी चाहिए, यानी कि इस्त्री इस पे आवश्यक है। रखने से पहले ड्राई क्लीन कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से इस पे हवा लगा सकते हैं, सुखा दें, ठीक है? और ज़्यादा अगर गंदे हैं तो इन्हें आपको उसमें नहीं रखना चाहिए। कंप्लीट। और सबसे आखिरी है कि रेशमी दुपट्टे जो होते हैं उन पे लेवल होता है धूप में ना सुखाएं। इसके निर्देश को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। तो चित्र जो है वो इस तरीके से आप बना देंगे, ड्राई इन शेड, ये भी बना सकते हैं और ये भी, दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो ड्राई इन शेड का मतलब है कि छाया में
नाच सुखाएं, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसी का जो सेकंड हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, धूप में ना सुखाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है, गलती क्या है कि इसका मतलब है ड्राई इन शेड, यानी कि छाया में सुखाएं, और यही उल्टा हो जाएगा किसका, कि धूप में ना सुखाएं उसका। ठीक है, समझ में गया आप सभी को। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे खत्म हो जाता है, और आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने समझाए हैं वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी बच्चों वीडियो एंड हो जाती है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और बहुत जल्दी आपके जो अदर सब्जेक्ट है उसकी हम जो वीडियो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।